नमस्कार, मैं हूं संजय दुबे। YouTube के संभव इंजीनियर चैनल पर आपका स्वागत है। इस सेशन में हम मध्य प्रदेश स्टेट इंजीनियरिंग सर्विस 2022 अर्थात असिस्टेंट इंजीनियर सिविल के लिए और जिसका एग्जामिनेशन 8 अक्टूबर 2023 को होना है, उसमें जनरल स्टडीज के सिलेबस और ये बचे हुए 20 दिन में इस सिलेबस को कंप्लीट करने के लिए क्या स्ट्रेटजी को अडॉप्ट किया जाए और इस सिलेबस में कौन कौन से इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं, इसको डिस्कस करेंगे। ये सेशन जनरल स्टडीज का है, इसलिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग और एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग के जो स्टूडेंट हैं उन सभी के लिए उपयोगी होगा। इसमें ध्यान देने वाली बात है कि जब मध्य प्रदेश पीएससी का एई का एग्जाम होता है तो एक ही पेपर में 2 सेक्शन आते हैं और फर्स्ट पार्ट होता है जनरल स्टडीज का। ये जनरल स्टडीज का पेपर का जो 450 मार्क्स का पूरा पेपर होता है, उसमें इसका वेटेज रहता है 150 मार्क्स का। और दोनों ही पेपर में इंडिविजुअली या सेपरेटली ही हमको पासिंग मार्क्स लाना तो जरूरी है। मतलब जनरल कैटेगरीज के लिए 40% और अदर कैटेगरीज या अदर स्टेट के रहने वाले लोग हैं उनको 40% मार्क्स लाना है। और मध्य प्रदेश के SC, ST, OBC और EWS क्लास के लिए मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स, जिसके बाद ही आपको इंटरव्यू के लिए कॉल किया जा सकता है, वो 30% है। क्योंकि पूरे पेपर को देखा जाए तो यदि सिविल इंजीनियरिंग का वेटेज 100% है तो जस्ट उससे हाफ क्या है, 50% वेटेज जनरल स्टडीज का है या जनरल नॉलेज का है। तो मेरे हिसाब से यदि और किसी पीएससी से देखा जाए तो यहाँ पर जनरल स्टडी के पेपर का वेटेज बहुत ज़्यादा रखा गया हैगा। और ये चूँकि बहुत सारे एस्पायरेंट ऐसे होते हैं जो अदर स्टेट से अप्लाई करते हैं और वो मध्य प्रदेश की घटनाओं से टच में नहीं रहते हैं, तो वही बार बार इन्फॉर्म करते हैं कि मेरे सिविल इंजीनियरिंग में नंबर तो अच्छे थे लेकिन हमारे कट ऑफ ही या 20 मार्क्स ही हमारे 40% का कितना हुआ, तो 50 में से उनके 20 क्वेश्चंस भी क्या है, सही नहीं हो पाए। दूसरी बात मुझे यहाँ फोकस करने की ये ज़रूरी है कि यदि सिविल इंजीनियरिंग का सिलेबस देखें और यहाँ पर आपकी तैयारी बहुत अच्छी भी है तो बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे तो आपको 80% से ज़्यादा मार्क्स लाने में बहुत ज़्यादा ही मेहनत करनी पड़ेगी। यहाँ पर यदि सिलेबस को देखेंगे तो जो जनरल नॉलेज का सिलेबस है वो बहुत ही वेल डिफाइंड है, अलग अलग यूनिट में दिया हुआ है। और यदि उसके कंटेंट को हम थ्रोली स्टडी भी करेंगे तो हमारे सिविल इंजीनियरिंग का जो एक बड़ा भारी सब्जेक्ट है एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग, उससे भी कम हमको पढ़ना पड़ेगा। एनवायरमेंट के 10 क्वेश्चन आएंगे और यहाँ पर अपने क्या है 50 क्वेश्चंस आएंगे। तो ये बहुत अच्छा तरीका है कि यदि हम सिविल इंजीनियरिंग पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, एक्स्ट्रा फोकस कर रहे हैं, उनको एक्स्ट्रा फोकस सिविल इंजीनियरिंग पर ना करके जनरल स्टडीज पर करना चाहिए। तो स्टडी का पहला पॉइंट तो ये है कि हमको किसी भी हालत में जो बाहर के लोग हैं जो टच में नहीं रहते हैं मध्य प्रदेश से, उनको इस पोर्शन को ही ध्यान देना है। और जिनकी तैयारी अच्छी हो गई है तो उनको एक्स्ट्रा मेहनत जो करनी है अपनी, उसको जनरल नॉलेज के पेपर के लिए ही करना चाहिए, जिसमें 50 में से 40 से एबव क्वेश्चन, 40 तो हो जाते हैं, 40 से ज़्यादा क्वेश्चन भी आप क्या है सही करने की कोशिश करें। अब क्योंकि 20 दिन का पीरियड है तो सिविल इंजीनियरिंग की जब बात हुई थी तो उसके हिसाब से तो अपने को इम्पोर्टेंट टॉपिक क्या है सिलेक्ट करने पड़ रहे थे और उसको भी क्या है बहुत कंसाइज रूप में ही पढ़ने की ज़रूरत है रिवीजन के लिए, या अभी आपने तैयारी स्टार्ट की है।
लेकिन ये 20 दिन का पीरियड तो हमारे जीएस के पेपर के लिए आपका काफ़ी होता है। अब यदि यहाँ पर देखें तो जनरल नॉलेज के सिलेबस को, यहाँ पर जनरल नॉलेज के सिलेबस में दिया है जनरल नॉलेज ऑफ मध्य प्रदेश नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल, मतलब जीके आएगी वो मध्य प्रदेश की नेशनल और इंटरनेशनल। लेकिन अभी तक जो पेपर देखा गया है, अभी तक के 16 से पीएससी हो रही है, 14, 16, 17, 20, 21 में, तो यहाँ पर नेशनल और इंटरनेशनल इवेंट के तो कोई क्वेश्चन पूछे नहीं जाते हैं लेवल के। मोस्टली क्वेश्चन बाद में तो सिलेबस में आ गया है कि आपके 35 क्वेश्चंस तो मध्य प्रदेश से ही आएंगे, मध्य प्रदेश से ही आएंगे। तो पूरा फोकस हमको मध्य प्रदेश पर करना है, और यदि मध्य प्रदेश पर ही फोकस करना है, पेपर का एनालिसिस करते हैं तो कम से कम 38 क्वेश्चन, 35 से 38 क्वेश्चन होते हैं वो मध्य प्रदेश से संबंधित होते हैं। 10 क्वेश्चन ही जो आखिरी यूनिट है सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी से 10 क्वेश्चन आते हैं। अब रहा इंटरनेशनल और नेशनल जीके का, तो इसके ज़्यादा से ज़्यादा 2 क्वेश्चन ही आते हैं। तो पूरा का पूरा स्ट्रेटजी रहेगी कि हमें मध्य प्रदेश पर ही फोकस करना है, नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर की पढ़ाई करने की ज़रूरत नहीं है शॉर्ट पीरियड के लिए। अब मध्य प्रदेश पीएससी के सिलेबस को, जीएस के सिलेबस को 5 भागों में बांटा गया है, मतलब 5 यूनिट है। यूनिट, यहाँ पर यूनिट क्या है, ये आपकी 5 यूनिट हैंगी। यूनिट 1 में मध्य प्रदेश का इतिहास है, और यदि आप मध्य प्रदेश का इतिहास पढ़ते हैं तो उसके साथ में संस्कृति से भी जुड़ जाते हैं, और उस हिस्टोरिकल पीरियड में जो जो लिटरेचर डेवलप हुआ है वहाँ पर भी हमारी इसकी स्टडी हो जाती है। फिर भी मध्य प्रदेश के इतिहास की बात करें तो इस संस्कृति और साहित्य को अलग ले लें तो ये एक प्रकार से 2 टॉपिक हो जाते हैं। संस्कृति और साहित्य अलग हो गया और हिस्ट्री ऑफ मध्य प्रदेश अलग हो गया। इसके बाद दिया हुआ है मध्य प्रदेश का भूगोल। तो यहाँ पर तीसरा टॉपिक है पॉलिटिक्स एंड इकोनॉमी ऑफ मध्य प्रदेश। चौथा है आपका करंट इवेंट ऑफ इंटरनेशनल, नेशनल एंड एमपी, और 5वां है सूचना और संचार प्रौद्योगिकी। यहाँ पर आगे आगे यूनिट वाइज देखेंगे तो जो सबसे ज़्यादा पूरा इक्वल मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल आता है, मतलब 10 क्वेश्चन हिस्ट्री से आते, 10 क्वेश्चन जियोग्राफी से आते हैं, इसी तरह से 10-10 क्वेश्चन आते हैं। अब यदि सिलेबस का कंटेंट जो अवेलेबल है उसमें देखें तो सबसे कम सिलेबस है मध्य प्रदेश का भूगोल। तो जब हम पढ़ाई की तैयारी कर रहे हैं तो सबसे ज़्यादा, या हम अपनी एक्यूरेसी की बात करेंगे तो यहाँ पे हमको सबसे ध्यान देना है कि मध्य प्रदेश के भूगोल के जो 10 क्वेश्चन आएंगे उनमें हमें 10 के 10 ही सही करना है। इसके बाद जो दूसरा टॉपिक हैगा उसमें आप इसको ले सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय मध्य प्रदेश की महत्वपूर्ण समसामयिक घटनाएं। तो यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय को तो ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत है नहीं, सिर्फ अपने को यदि मध्य प्रदेश की करंट इवेंट पढ़ लेते हैं तो ये 10 क्वेश्चंस भी अपने 10 में से 8 क्वेश्चन आराम से सही हो सकते हैं। इसी तरह से जो तीसरा टॉपिक है मध्य प्रदेश की राजनीति और अर्थशास्त्र, इसमें 2 पार्ट है। यहाँ भी टॉपिक कम है, कंटेंट कम है, तो तीसरा हम क्या कर सकते हैं, इसको तैयार कर सकते हैं। और उसके बाद जाएंगे आपका मध्य प्रदेश का इतिहास, संस्कृति और साहित्य पर। चौथा हो जाएगा। इसका सिलेबस जरूर लेंदी है लेकिन कंटेंट हमको पता है कि मध्य प्रदेश का पढ़ रहे हैं तो अलग टॉपिक भी तैयार हो जाते हैं। और ये चाहे कोई भी हो, आज के ज़माने में सभी लोग क्या है, टच में रहते हैं इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी से। तो इसको यदि नहीं भी तैयार करेंगे या थोड़ा सा देखेंगे तो ये अपना तैयार हो जाएगा।
तो इस तरह से हमको जो मध्य प्रदेश का इतिहास, संस्कृति एवं साहित्य टॉपिक है, उसके चूँकि 10 क्वेश्चन आते हैं, उसका लिटरेचर ज़्यादा अवेलेबल है, कंटेंट ज़्यादा अवेलेबल है, क्वेश्चंस भी बहुत सारे बन सकते हैं, इसलिए हम इतिहास को बाद में पढ़ेंगे। यदि पढ़ना चाहें तो संस्कृति और साहित्य को पहले पढ़ सकते हैं। और 20 दिन का समय बहुत ज़्यादा है, बहुत सफिशियंट है ना, ज़्यादा तो कभी नहीं होता, इसलिए सफिशियंट है, उसमें आराम से पूरा का पूरा सिलेबस किया जाता है। अब हम एक एक यूनिट को देखेंगे और उसमें से क्या क्या इम्पोर्टेंट टॉपिक है इसको एनालाइज करते हैं। सबसे पहला हैगा मध्य प्रदेश का इतिहास, संस्कृति एवं साहित्य। तो जो पहला टॉपिक है मध्य प्रदेश के इतिहास की महत्वपूर्ण घटनाएं, प्रमुख राजवंश, ये हिस्ट्री से ही हो गया। ये आपका स्वतंत्रता आंदोलन भी आपका हिस्ट्री से हो गया। मध्य प्रदेश की कला और संस्कृति, तो ये आपका कल्चर का हो गया। ये भी आपकी जनजातियाँ आपका कल्चर का हो गया, ये कल्चर का हो गया है। और ये साहित्यकार और उनकी रचनाएं जो हैं, ये भी आपका कल्चर हो गया। टूरिस्ट प्लेस कल्चर में भी आ जाता है, यदि हिस्ट्री पढ़ेंगे तो वहाँ पे ही अपने को मिलते हैं, तो ये सब क्या है, कल्चर में आ जाते हैं। तो यहाँ पर इस कल्चर को पढ़ने से आपके यहाँ पर आप देखेंगे कि टॉपिक जरूर कितने हैंगे आपके, 3 और 6 टॉपिक कल्चर के हैं, और इनको पढ़ने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। और आपको हिस्ट्री जो पढ़ने में, जबकि हिस्ट्री से कुल क्वेश्चन 3 क्वेश्चन आए हैंगे इस समय और 2 क्वेश्चन आए हैं 21 में, तो हिस्ट्री को बाद में पढ़ लेंगे। स्वतंत्रता आंदोलन वाला पहले पढ़ लेंगे, बाकी की पूरी हिस्ट्री पढ़ लेंगे। तो इस तरह से हमारा क्या है, प्लानिंग रहेगी। इतिहास में भी आप यदि इम्पोर्टेंट टॉपिक्स की बात करेंगे तो सबसे प्री हिस्टोरिक पीरियड से चलेंगे, उसके साथ में क्या है, टूरिस्ट प्लेस भी कवर हो जाएंगे। तो अपना भीमबेटका जो कि रायसेन जिले में है, एक उसके बारे में इंफॉर्मेशन होना चाहिए। इसके बाद क्या है, नावातोली हैगा आपका, कायथा एक साइट है कि जो उज्जैन में है, ये प्री हिस्टोरिक पीरियड का आ जाएगा। मतलब जो इंडियन हिस्ट्री पढ़ते हैं हम, उस इंडियन हिस्ट्री में से उसका मध्य प्रदेश पोर्शन पढ़ना है अपने को। मध्य प्रदेश पोर्शन में जब आ जाती है इंडस वैली सिविलाइजेशन आता है या वैदिक पीरियड आता है, तो उसका कहाँ तक मध्य प्रदेश में विस्तार था। तो उस तरह से कॉपर एज, आयरन एज सब क्या है अपना तैयार हो जाएगा। अब यहाँ पर हिस्टोरिक प्लेस कौन से हो जाएंगे आपका, जैसे उनका बिरसा था तो पुराना नाम क्या था, भिलसा। अवंती था उज्जैन का, तो यहाँ पर आपका पहले आ जाएगा महाजनपद पीरियड। अब मध्य प्रदेश 16 महाजनपद थे, तो 16 महाजनपद में से 2 जो अपने महाजनपद हैं, एक है कहलाता था अवंती का, जो कि आजकल उज्जैन है, और दूसरा क्या था आपका चेदी। तो 2 ही अपने को महाजनपद के बारे में पढ़ना है, चेदी और उज्जैनी, अवंतिका। इसके बाद आ जाता है आपका मौर्यन पीरियड। मौर्यन पीरियड में चूंकि अशोक का रूल तो पूरे ऑल ओवर लगभग क्या है, इंडिया में तो पूरे में था ही, उसके बाद इंडिया से बाहर भी था, तो यहाँ पे इनके शिलालेख पाए जाते हैं, स्तूप पाए जाते हैं। तो अपने को मौर्यन पीरियड में जो आपके भरहुत का स्तूप है, सांची का स्तूप है, और जहाँ पर अशोक के रॉक एडिक्ट हैं, उतना पोर्शन पढ़ना हैगा। तो ये आपके रॉक एडिक्ट पाए जाते हैं, जैसे सांची में, गुजर्रा है दतिया में आपका, ये अपने को देखना। इसके बाद क्या है, गुप्ता डायनेस्टी। गुप्ता डायनेस्टी में भी हमारा क्या था, उस समय इम्पोर्टेंट प्लेस क्या था आपका, अवंतिका, उज्जैनी, ठीक है। और उज्जैनी में आपका उसमें कालिदास और उनको चंद्रगुप्त II जो थे, विक्रमादित्य के नाम से जाने जाते थे, उनका उज्जैनी में रोल था। तो उज्जैनी के शासक होने के समय, उनके समय बहुत सारा लिटरेचर डेवलप हुआ, उसमें कालिदास का योगदान था। तो यहाँ से अपना ये क्या है, कवर हो जाएगा मध्य प्रदेश के प्रमुख साहित्यकार। तो जैसे हमें कालिदास के बारे में जानकारी होना चाहिए, उन्होंने कौन कौन से साहित्यिक लिखा हुआ है। जब ये हो जाएगा तो फिर सीधे आ जाएंगे राजपूत, जो मध्य प्रदेश में रूल रहा है, राजपूत लोगों का रहा। राजपूती इरा में
आपका एक रहेगी कौन सी, गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टी रहेगी, वंश, डायनेस्टी मीन्स वंश रहेगी, और आपका कल्चरी डायनेस्टी, और सबसे इम्पोर्टेंट है चंदेल, जहाँ चंदेल ने जो है खजुराहो के टेम्पल, तो ये आपके इसमें क्या है, टूरिस्ट प्लेस खजुराहो का पढ़ेंगे, चंदेल का पढ़ेंगे, तो आपका तैयार हो जाएगा। इसके बाद आपका मालवा रीजन में देखेंगे तो यहाँ पर राजा भोज इम्पोर्टेंट रूलर हुए हैं, तो उनके बारे में देखना है। इसी तरह से मंडूर एक टूरिस्ट प्लेस है, मांडू, तो मांडू के बारे में हमको तैयार करना है, जहाँ पे राज बहादुर करके आपके हुए थे। मॉडर्न हिस्ट्री में आते हैं तो अपना जो शिवाजी से निकले हुए थे अपने मराठा पीरियड का, मराठा में यहाँ पर ग्वालियर में जो रहा था सिंधिया डायनेस्टी का रूल रहा था, और जो मालवा का पीरियड है इंदौर, इंदौर के होलकर, और उसमें भी इम्पोर्टेंट जो रूलर थी अहिल्या देवी, इनके बारे में हमको इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है उनको। तो एक सिलेक्टिव स्टडी भी कर सकते हैं या आप चाहें, हाँ यहाँ पे ध्यान रखना है कि ये तैयार करने के लिए अपने को मैप का सहारा लेना है। यदि हिस्ट्री में और ज्योग्राफी में हम मैप से देखते जाते हैं तो बहुत जल्दी क्या है तैयार हो जाता है। फिर 1857 की क्रांति में को देख लेंगे कि 1857 की क्रांति में कौन कौन से आपके इम्पोर्टेंट सत्याग्रह हुए थे, जैसे झंडा सत्याग्रह हुआ था, किन किन महिलाओं ने कहाँ से उसमें योगदान है, किन किन पुरुष का योगदान है, तो ये टॉपिक 3-4 पेज में क्या है तैयार हो जाएगा। अब नेक्स्ट जो रहता है तो इसको हमारा मानना है कि हिस्ट्री को भी बाद में लेंगे तैयारी करते वक्त, और इसके स्वतंत्रता आंदोलन को भी क्या है हिस्ट्री से पहले तैयार कर लेंगे। इसके बाद मध्य प्रदेश की कला एवं संस्कृति को तैयार किया जा सकता हैगा। मेन जो है अपने खजुरा हो गया, सांची हो गया है, भीमबेटका हो गया, बहुत सारी गुफाएं हैं आपकी, है ना, और स्तूप हो गए, तो ये आपके खजुराहो के टेम्पल हो गए, मांडवगढ़ हो गया, मांडू हो गया, तो यहाँ इनकी स्टडी करके हमारा तो इस टॉपिक को तैयार कर लेना चाहिए। ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपका। ये मध्य प्रदेश की प्रमुख जनजातियाँ, बोलियाँ, त्योहार, लोक संगीत और लोक कलाएँ। लोक कलाएँ लोक संगीत जनरली क्या है ट्राइबल्स में ही पाए जाते हैं, तो वहाँ पर अपने यदि इन जनजातियों को, तो ये पोर्शन हम पहले तैयार कर सकते हैं कल्चर को, क्योंकि हिस्ट्री से इसका कोई ज़्यादा लेना देना नहीं है, तो संस्कृति में है, तो अपना ये टॉपिक को हमको क्या है हमारा इम्पोर्टेंट है, इनको तैयार कर सकते हैं। इसी की तरह जो हिस्टोरिकल साहित्यकार हुए हैं उनकी रचनाएं हुई हैं, उनको हम क्या कर सकते हैं यहाँ पर तैयार कर सकते हैं, कि जो कि पुराने जमाने, ये भी टाइम से हो जाएगा। जो टूरिस्ट प्लेस कौन से बनते हैं, जो हिस्टोरिकल प्लेस होते हैं बड़े बड़े, वही क्या है टूरिस्ट प्लेस बन जाते हैं, तो यहाँ पर अपना ये पर्यटन स्थल भी तैयार हो जाएगा। और इसी तरह हिस्ट्री के जो प्रमुख व्यक्तित्व हैं, तो ये 5 पोर्शन को पहले तैयार कर लेंगे, 3 से लेकर के 6, 7, 8, और यहाँ से भी लगभग 70% क्वेश्चन, 70 से 80% क्वेश्चन अपने तैयार हो जाएंगे। और मैंने पहले भी कहा है कि हमको सबसे पहले स्टार्ट करना है मेरे हिसाब से ज्योग्राफी से। यहाँ से बात क्या है कि यहाँ टॉपिक ही 5 हैंगे, 1, 2, 3, 4, 5, और 5 टॉपिक से ही 10 क्वेश्चन आने हैं, और थोड़ा थोड़ा सा क्या है इसमें कंटेंट अवेलेबल रहता है, मिलता है उतने से ही, क्योंकि अपन जनरल पीएससी नहीं दे रहे हैं, अपना तो क्या है स्टेट इंजीनियरिंग सर्विस की पीएससी है यही वाली, तो यहाँ कोई टफ क्वेश्चन तो आता नहीं है। तो यहाँ पर अपने को थोड़ा सा भी जो इम्पोर्टेंट बातें हैं उनको तैयार कर लेते हैं, तो पेपर के क्वेश्चन अच्छे चले जाते हैं। तो यहाँ फॉरेस्ट की बात देख लेंगे, इसके लिए आप ज्योग्राफी के हर तरह के मैप को देखिए, जहाँ पे मैप देखेंगे तो वहाँ से आपको फॉरेस्ट भी समझ में आ जाएगा। माउंटेन्स कौन कौन सी हैं, आपका एक विंध्याचल पर्वत श्रेणी है और एक आपकी क्या है सतपुड़ा हैगी, तो इनमें कौन सी हाईएस्ट पीक हैगी, कहाँ कहाँ फैले हैं, यहाँ पर अपना तैयार हो जाए। रिवर्स वाला तो इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि रिवर्स के साथ ही आपके उसके बसे हुए शहर हो जाते हैं,
कहाँ से उनमें कौन कौन से डैम बचे हुए हैं, बने हुए हैं, कौन कौन सी जल विद्युत परियोजनाएं हैं, तो सब एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। तो यहाँ तो एक क्वेश्चन आना ही है। नर्मदा हुई, अपनी चंबल हुई, नर्मदा, चंबल, बेतवा, सिंध, वैनगंगा, सोन, और इन पर तो ये अपना तैयार, तो बहुत जल्दी तैयार हो जाते हैं। मध्य प्रदेश की जलवायु, क्लाइमेट भी देख लेना है कि किस तरह के सीजन होते हैं, और साथ में कहाँ का टेम्परेचर ज़्यादा है तो दूसरा टेम्परेचर पढ़ लेंगे। इसी तरह से मध्य प्रदेश के प्राकृतिक एवं खनिज संसाधन, प्राकृतिक और खनिज संसाधन का मतलब क्या हुआ कि अपना नेचुरल रिसोर्सेस हो गए, और मिनरल रिसोर्स, कौन से मिनरल्स कहाँ पर पाए जाते हैं। अपन देखेंगे कि आपका कॉपर में, मैग्नीज में, कॉपर हुआ, मैग्नीज हुआ, और आपका डायमंड हुआ। इसमें तो इंडिया में आपका मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा डिपॉजिट पाया जाता है। फिर उनकी क्या है, फैक्ट्रीज हैंगी, तो ये मिनरल्स वाला भी क्या है, जल्दी हो जाएगा। ऊर्जा संसाधन, तो ये सभी क्या है, इम्पोर्टेंट है। 2-2, 4-4 पेज तैयार करेंगे, और मालूम पड़ा कि 10 क्वेश्चन हमारे क्या है आ गए। और 10 क्वेश्चन तो यहाँ से जब डैम पढ़ते हैं तो वहाँ पर कौन कौन सी प्रमुख सिंचाई, ऊर्जा के संसाधन, परंपरागत और गैर परंपरागत। परंपरागत में फॉसिल फ्यूल आ जाते हैं अपने, तो आपका परंपरागत किस तरह से बिजली, रेनेबल, नॉन रेनेबल। परंपरागत में आपका कोल से, जिसको थर्मल पावर स्टेशन है आपने, उनको तैयारी करना है। और आपका हाइडल पावर होगा। इसके अलावा गैर परंपरागत में जो रेनेबल सोर्स ऑफ एनर्जी है, तो सोलर एनर्जी, और आपका विंड एनर्जी, और साथ में अपना ये आपका बायोमास, बायोगैस एनर्जी होगी। अब तो अपने यहाँ क्या है, हाइड्रोजन भी सेपरेट होने लगी है, तो हाइड्रोजन वाला भी क्या है, तैयार कर लेना है कि कहाँ पर प्लांट लगाया जा रहा है। मध्य प्रदेश की प्रमुख सिंचाई एवं विद्युत परियोजनाएं, तो जैसे ही आप रिवर्स पढ़ेंगे, और रिवर्स पे उन पर क्या है, डैम्स बने हुए हैं, और आप ऊर्जा संसाधन पढ़ेंगे, तो ये अपने आप ही क्या है, तैयार हो जाएगा। तो मेरा मानना हैगा कि स्ट्रेटजी रहना चाहिए कि ज्योग्राफी से स्टार्ट करें, मुश्किल से 4-4 घंटे में ख़त्म। नेक्स्ट, ये टॉपिक भी अच्छा है। मध्य प्रदेश की ये जो सिलेबस तो अथाह रहता है, लेकिन जो एग्जाम का पैटर्न है, जिस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो बड़े हल्के क्वेश्चन रहते हैं। मध्य प्रदेश की राजनीतिक व्यवस्था, इसके लिए हमको क्या करना हैगा कि किसी भी साइट से क्या करना हैगा कि अपने जो यहाँ पर कौन कौन से गवर्नर हुए हैं, ये है ना, 1 नवंबर 56 से पहले और 1 नवंबर 56 से हुए हैं, तो वहाँ से कौन सा पहला गवर्नर था, कौन सा सबसे अधिक समय तक रहा, उनके नाम अच्छी तरह से। मंत्रिमंडल में सिर्फ सीएम को ही पढ़ लेंगे पुराने में, और तो डिप्टी सीएम या अदर मिनिस्टर याद करने की जरूरत नहीं है। विधानसभा का मतलब है कि विधानसभा अध्यक्ष, स्पीकर कौन कौन से रहे, तो एक टेबल में अपने को ये तीनों चीज़ें मिल जाएंगी, तो ये अपना हो गया कि आपका। और आज की कैबिनेट देख लेंगे। अब क्योंकि कैबिनेट मिनिस्टर तो पता नहीं है कि कब कौन सा बदल जाए, तो ये पूछते नहीं है, तो जनरली क्या है, अपना स्पीकर्स के बारे में ही, स्पीकर, सीएम, कौन सी महिला सीएम हुई, किसका ड्यूरेशन क्या रहा, ये हो गया। अब इसके बाद क्या है, कुछ आर्टिकल हैंगे, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट के बाद आते हैं, तो आर्टिकल देख लेना है कि कहाँ से स्टेट गवर्नमेंट कहाँ से स्थापित होती, जहाँ से गवर्नर, उसके कुछ इम्पोर्टेंट हाई कोर्ट वगैरह हुए, कौन से हाई कोर्ट मध्य प्रदेश में कहाँ है, कौन से जजेस चीफ जस्टिस रहे हैं, तो ये अपना हो गया पॉलिटिकल सिस्टम का। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन के स्टेट के आर्टिकल जो वही के वही नियम लागू हो जाते हैं जो सेंट्रल में होते हैं। मध्य प्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था, ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसको अपने को तैयार कर लेना है, इसका क्वेश्चन आना ही आना है। ठीक है, इसमें दोनों होता है, एक अपना होता है ग्राम का स्वशासन होता है, और एक होता है अर्बन या शहरी। तो ये अपने को तैयार करना है कि ग्राम का और आपका इसका हो गया, ये इम्पोर्टेंट है।
मध्य प्रदेश की सामाजिक व्यवस्था से तो यहाँ क्या लेना है अपने को कि वही हैगा जो आपका एक सेंसस में आता है, और दूसरा जो अपनी लोक कलाएँ जो हिस्ट्री में पढ़ेंगे। तो ये सोशल सिस्टम तो कुछ एक्स्ट्रा इसके लिए पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जब सेंसस पढ़ेंगे और जो है लोक कलाएँ, लोकगीत और वो राइटर्स वगैरह, वो वाला टॉपिक था, उसको तैयार करेंगे तो अपना क्या है तैयार हो जाएगा। अब आया आपका मध्य प्रदेश का आर्थिक विकास। ठीक है, तो यहाँ पर आर्थिक विकास को पढ़ लेंगे। अब मध्य प्रदेश का इकोनॉमिक जो योजनाएं चल रही हैं, इसके लिए खास तौर से बजट देख लेना है अपने को। जो बजट आया है उसमें 23-24 का जो बजट आया है उसमें अपने को तैयार कर लेना है। उसमें कौन कौन से, जैसे CM राइज स्कूल है, और आपका ये लाडली बहना योजना चल रही है कि अप्रेंटिसशिप योजना है, किस तरह का डेवलपमेंट, पंचवर्षीय योजना है। पूछे तो जाते नहीं है, तो अपने को सिर्फ करंट पर भी और बजट पर ध्यान देंगे तो सब क्या है तैयार हो जाएगा। मध्य प्रदेश के प्रमुख उद्योग, और मध्य प्रदेश में कृषि एवं कृषि आधारित, तो कृषि आधारित में अपना आ जाएगा शुगर हुआ, जैसे सिल्क का कारोबार हुआ, लेदर का हुआ, ये आप सिल्क का हुआ, तो ये आपका है दलहन हुआ, ऑयल मिल हुई, फ्लोर मिल हुई, तो ये सब ये क्या है आपके कृषि आधारित। सोयाबीन प्लांट है ऑयल के, तो ये अपना कृषि आधारित। और ये मिनरल वेस्ट हैं, अदर टाइप के हैं, सीमेंट हुआ, जैसे सीमेंट इंडस्ट्री बहुत है मध्य प्रदेश के अंदर, तो ये अपने उद्योग। तो ये अपना मैप देख लेंगे किस डिस्ट्रिक्ट में कौन सी इंडस्ट्रीज है, तो ये पूरा ज्योग्राफी मैप से तैयार हो जाएगा। नहीं, ये जो पोर्शन है अपना कि आपका ये सेंसस को भी बहुत इम्पोर्टेंस देना है। अभी तो सेंसस हुई नहीं है, तो पूरे आंकड़े अपने 2011 के आंकड़े से देखना हैगा, और टेबल रूप में रहते हैं, उनको तैयार कर लिया। तो ये सेंसस इम्पोर्टेंट है, और ये भी अपना क्या है इम्पोर्टेंट है। तो ये टॉपिक बड़ी जल्दी हो जाते हैं, और इसमें कहीं भी अपने को लापरवाही करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 3 नंबर का क्वेश्चन वहाँ है, 3 नंबर का क्वेश्चन यहाँ है ना, नंबर कहीं से आने चाहिए। तो वहाँ का एक सब्जेक्ट बराबर है पूरी मध्य प्रदेश की GK, जिसको अच्छी तरह से पढ़ेंगे। तो पहले अपने को इसको कर लेना हैगा। अब यहाँ पर ये टॉपिक और ही शानदार रहेगा कि महत्वपूर्ण समसामयिक घटना। यहाँ भी 10 क्वेश्चन आते हैं, 4 टॉपिक दिए हुए हैं। तो इम्पोर्टेंट कंटेम्प्रेरी में सिर्फ अपने को मध्य प्रदेश का या फिर स्पोर्ट्स का, और अवार्ड्स कैसे हो सकते हैं आपके स्पोर्ट के भी होते हैं, और आपके तो लिटरेचर। तो स्पोर्ट्स का तो अलग टॉपिक दिया है। तो करंट इवेंट के नाम पर हमको पूरा का पूरा जो फोकस करना है वो सिर्फ इस पर करना है। स्पोर्ट्स के अवार्ड, स्पोर्ट्स की कौन कौन सी इंस्टीट्यूशन है, कहाँ कहाँ हमारे स्टेडियम हैं, कौन सी संस्थाएं काम कर रही हैं, मध्य प्रदेश के कौन से प्लेयर रणजी ट्रॉफी में खेल रहे हैं, मध्य प्रदेश के कौन से ओलंपिक में खेल रहे हैं, एशियन गेम्स के लिए सिलेक्ट हो रहे हैं, कौन सा प्लेयर किस गेम से रिलेटेड है, खास तौर से जो वुमेन स्पोर्ट्स में भाग लेती हैं। तो ये अपने को ये टॉपिक बिल्कुल खेल वाला मध्य प्रदेश से, यहाँ देखिए आपको 4 क्वेश्चन 2020 और ये 3 क्वेश्चन यहाँ पर 21 में। तो ये वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है, वेरी इम्पोर्टेंट। इसके अलावा ये भी उतना ही इम्पोर्टेंट है, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। यदि आप आज ही यदि तैयार कर रहे हैं और आपने इमीडिएट स्टार्ट किया, तो आपने मध्य प्रदेश राज्य की प्रमुख जनकल्याण हर डिपार्टमेंट की साइट पे जाएंगे तो वहाँ पे आपको स्कीम मिल जाएगी कौन कौन सी चल रही। खास तौर से आपको वुमेन ओरिएंटेड जो स्कीम्स हैं और किसानों से, फार्मर्स से रिलेटेड है, वो स्कीम पे आपने को ध्यान देना हैगा। तो यहाँ पर और अब 2 नई योजनाएं भी पढ़ लेना हैगा। एक तो ये आई है कि क्या सीखो पढ़ाओ, है ना, अप्रेंटिसशिप वाली,
इसमें भी 1000 करोड़ का बजट रखा गया है और 23-24 के बजट में जो लाडली बहना योजना है मुख्यमंत्री जी की, तो वो आपको उसमें 8000 करोड़ का बजट था। तो ये आपका ये 2 योजनाओं पे तो क्वेश्चन आने के पूरे चांसेज हैं। और बाकी की पुरानी योजनाएं चल रही हैंगी, जनरली नाम से ही उनका आइडिया लग जाता है कि किस डिपार्टमेंट से है और उनमें क्या दिया जा रहा है, तो ये तैयार कर लेना है। मध्य प्रदेश के चर्चित व्यक्तित्व एवं स्थान, फिर वही की वही बात आ गई। तो या तो लिटरेचर के कम पूछते हैं स्पोर्ट्स का, फिर भी लिटरेचर से कौन कौन से व्यक्ति जुड़े हैं। तो ये टॉपिक हिस्ट्री में भी दिया है, बस एक अंतर ये है कि हिस्ट्री में पुराने वाले हो गए हैं और आज की डेट में कोई पर्सनालिटी है जिसे कोई लिटरेचर में अवार्ड मिला है, विक्रम पुरस्कार या कालिदास, जितने भी जो पुरस्कार यहाँ से चलते हैंगे उनको जो रिसेंटली 22-23 में जो मिले हैं, तो वहाँ पर अपना क्या है ये हो जाएगा। आखिरी जो यहाँ पर है कि संभव इंजीनियर्स पर का ऐप यदि आप डाउनलोड कर लें तो वहाँ पर ई स्टडी मटेरियल MPPSC के लिए हर सब्जेक्ट का अवेलेबल है। प्रीवियस ईयर की बुक है, यदि लास्ट टाइम पे आप प्रैक्टिस कर रहे हैंगे तो यहाँ सिर्फ यही के हिसाब से MPPSC यही के हिसाब से ही क्वेश्चंस पेपर बने हुए हैं और आप उनको क्या कर सकते हैं, उसका यूज कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। अगला जो टॉपिक हैगा वो यूनिट रहेगी अपनी, वो रहेगी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। तो यहाँ पर आपको ये जनरली कोई सा भी एग्जाम है तो आजकल आने लगते हैं। यहाँ पर आप देखें तो यहाँ पर ई गवर्नेंस में अपने को मध्य प्रदेश में कौन कौन से ऐप चल रहे हैं जो मध्य प्रदेश सरकार के हैं, उनको अपने को ई गवर्नेंस में देख लेना, या कौन कौन से पोर्टल हैं। ठीक है, और ये जनरल क्वेश्चंस हैंगी, रोबोटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी। तो ये स्पेशली तो यहाँ पे कोई MP में है नहीं है, उसकी जो साइड है उस पर दिया हुआ है। अदरवाइज आप क्या कर सकते हैं, इनको नेट से क्वेश्चंस मिल जाते हैं, वहाँ से तैयार करना है, बहुत ही आसान है। ई कॉमर्स भी सभी लोग ई कॉमर्स को जानते हैं, जुड़े हुए हैं, B2B B2C कैसे चलता है। तो ये क्वेश्चंस क्या है आपने को ये जनरली हम पढ़ते रहते हैं, इसको तो लेंदी हो जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर, सूचना एवं कार्य, तो यहाँ पे अपने को फायदा आएगा। ये जो चार्ट पहले और इसके बाद जाएं इस पर इलेक्ट्रॉनिक, कंप्यूटर, सूचना वाला, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, तो ये जल्दी अपने तैयार हो जाएंगे। ई कॉमर्स, इंटरनेट और रोबोटिक्स। तो मेरा इस बार भी आखिर में फिर फोकस है कि जितना सिविल इंजीनियरिंग को तैयार में से एक्स्ट्रा तैयार करने में, उतना उससे ज़्यादा ध्यान हमें जनरल नॉलेज के पेपर पर देना चाहिए, जिससे वहाँ पर नंबर आसानी से लाए जा सकते हैं। यदि वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप इसे ज़रूर लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, जिससे मैं मेरा हौसला बने। बहुत बहुत धन्यवाद।